बैठिए प्लीज। प्लस के गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कल क्या पढ़े, समझ में आया? कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? माइक दो। बीच में दे दो, किसी को भी दे दो। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैडम, ये प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या चीज़ होती है, इसके कॉन्सेप्ट समझाइए ना। सर प्रीवियस ईयर यानी कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर है आ रही है। हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 2024 2025 2024 25। 25 26 सॉरी। अच्छा, इसको हटा दूँ? यस सर। प्रीवियस ईयर है 25 26 इस 26। ईयर में हम इनकम जो अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, इस ईयर की इनकम लेते हैं अपन। और असेसमेंट ईयर जिस ईयर हम कैलकुलेट करते हैं 26 27। बिल्कुल सही है। 26 27 जिस ईयर हम लोग 27। और कैलकुलेट इस करते इनकम हैं। को मोर पर्टिकुलरली टोटल इनकम बोल सकते हैं। यस सर। और इस पे ये कैलकुलेट करने का काम जो करते हैं वो इस ईयर करते हैं। क्या सही है आंसर? एकदम करेक्ट है। तो डेफिनेशन रटना नहीं, समझ में आना चाहिए। दिस इज द असेसमेंट ईयर एंड दिस इज इट्स प्रीवियस ईयर। ओके, बाजू में दीजिए। हाँ जी, तो पहला कॉन्सेप्ट तो एकदम सही बताया आपने। मेरे को ये बताइए कि टैक्स जो है वो किसके ऊपर चार्ज होता है, किसके ऊपर टैक्स, गवर्नमेंट किससे टैक्स लेती है? इनकम में इनकम के ऊपर कैलकुलेट करती है, लेकिन किससे लेती है? तो लोग से लेती है, लोग से लेती है, लोग से लेती है। ठीक है, सामने दीजिए। आप आए थे मैडम कल? हाँ, आप बताइए किससे टैक्स लेती है? पर्सन से। पर्सन, ये अच्छा वर्ड नहीं है। किससे टैक्स लेती है? पर्सन। वंस यू रीच टू द टेक्निकल वर्ड, डोंट यूज जनरल वर्ड। लोग की डेफिनेशन नहीं है ना, यहाँ फंस जाओगे आप। क्लियर है? तो किससे टैक्स लेती है? वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से कंफर्टेबल सोचते जाइए। ठीक है ना? किससे टैक्स लेती है गवर्नमेंट? पर्सन से। और किस अमाउंट पर लेती है? वो है टोटल इनकम। सही है ना? चलिए ठीक है, उधर दे दीजिए। सर, किस रेट से टैक्स लेती है? सर अलग अलग हैं। ठीक है, ये कहाँ पर दिया हुआ ये रेट? सर वो फाइनेंस एक्ट में हर टाइम चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस बार का फाइनेंस एक्ट बताइए। ये फाइनेंस एक्ट में, 2020 फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स के रेट हैं। तो ये कौन सा फाइनेंस एक्ट इस असेसमेंट ईयर के लिए लागू होगा? 2025। बिल्कुल सही है, आंसर है 2025। जो अभी लेटेस्ट बजट 2025 का आया था, वो जो पार्लियामेंट में पास होकर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? यही बजट है जो कि किसके फॉर्म में आता है? बिल के फॉर्म में आता है। रूलिंग पार्टी इसको एज अ प्रपोजल डालती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पास होने के बाद दोनों हाउस में, एंड प्रेसिडेंट की साइन होने के बाद क्या बन गया? वो एक्ट, कानून बन गया। करेक्ट है? इसमें टैक्स के रेट दिए हुए हमारे लेटेस्ट। क्या क्लियर है पॉइंट? वेरी गुड, बाजू में दीजिए। एब्सेंट थे? अच्छा ठीक है। और क्यों एब्सेंट थे सर? अच्छा ठीक है, तो रोज आना है क्लास, है ना? रोज आना है। आप रोज रोज टाइम से क्लास आ जाइए, रोज क्लास आ जाइए टाइम से। पूरे लेक्चर्स जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए।
सेल्फ स्टडी और ग्रुप डिस्कशन की हैबिट डालिए। वीकली टेस्ट पे हो, सीरियसली पार्टिसिपेट कीजिए। नंबर कम आता ज़्यादा आता कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, सीरियसली पार्टिसिपेट कीजिए। फिर हमारे स्टडी शेड्यूल के साथ मॉक टेस्ट मिलेगा, उसको काम कीजिए। डाउट्स के लिए आपस में और टीचर से संपर्क में रहिए। ये कुछ पैरामीटर है जिसकी हैबिट डाल लीजिए, तो इसको याद नहीं कराना पड़ेगा हमको, इसकी हैबिट डाल लीजिए, इस सर्कल की हैबिट डाल लीजिए और फेल होके दिखाइए। नहीं हो पाओगे, समझ रहे मेरी बात को? और इस सर्कल को अगर आप जांच ज़्यादा करेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं सर, ज़्यादा क्वेश्चन उठाओगे, तो आपकी एनर्जी किस में जाएगी? जो हमने इतने साल से रिसर्च की उसमें एनर्जी चली जाएगी आपकी, और एक अटेम्प्ट के बाद समझ में आएगा अच्छा यही तो बोलते थे सर। तो इंस्टीड ऑफ दैट फॉलो इट। सिस्टम में दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब क्योंकि फाउंडेशन वाले भी बैठे हैं, आपको पता है ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिकॉल कराना मेरा काम है। इसको और ज़्यादा सीरियसली लेना इंटर में, ठीक है? हाँ सर, कल थे सर क्लास में? यस सर। तो कल की क्लास समझ में आई आपको? यस सर। तो मेरे को ये बताइए सर, ये पर्सन से टैक्स लेना है, ये पर्सन का मतलब क्या है सर? सर पर्सन में एग्जाम्पल से बता सकते हैं, मेरे को कोई थ्योरी नहीं चाहिए। हाँ सर, नेचुरल पर्सन भी आते हैं, बिल्कुल, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन आते हैं, मतलब मिस्टर ए आएगा, मिसेस ए, मिस बी, बच्चे आएंगे, माइनर आएगा, माइनर्स। आर्टिफिशियल पर्सन भी। नहीं नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन तो यहाँ रुक गया ना, माइनर्स आएंगे क्या पर्सन की डेफिनेशन? आप तो बोले नेचुरल पर्सन आते हैं, तो क्या माइनर नेचुरल पर्सन नहीं है? क्या लगता है क्लास को, क्या लगता है माइनर्स पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? करेक्ट आंसर है बिल्कुल आएंगे। ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है जो पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। और आपको बता दूं, पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड से शुरू हुई है, और आप ये समझते होगे, है ना? माइनर भी आते हैं। अब आपको ये लगता है सर माइनर की इनकम कैसे टैक्सेबल होगी? अगर भैया वो क्या कोई माइनर पर्सनल स्किल से इनकम नहीं अर्न कर सकता? आजकल के तो माइनर अपने पापा से ज़्यादा कमाते हैं। कोई टैलेंटेड है, सिंगर है ना, 6 महीने का बच्चा भी पर्सन है, मालूम है आपको? जॉनसन के ऐड में आता है, पापा से ज़्यादा कमाता है, उसकी स्किल की इनकम है। ये अलग बात है, उसका रिटर्न भी अलग जाएगा, मालूम है आपको? ठीक है, उसके बिहाफ में साइन उसके गार्जियन करेंगे, वो अलग बात है, अलग पर्सन है वो। बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ओके सर, सामने दे दो। और पर्सन में और कौन कौन आ सकते हैं सर? आप लोग सुन रहे हैं ना सब लोग? हाँ जी, हाँ। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। कौन कौन एग्जांपल बताओ सर? बोल तो सही रहे हो सर, गलत नहीं बोलो। आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सन के डेफिनेशन में आएगा, बिल्कुल। नेचुरल पर्सन को छोड़कर जो भी है वो सब आर्टिफिशियल पर्सन तो है। नेचुरल पर्सन भगवान ने जिसको बनाए हैं, ये जो इंसान हम देख रहे हैं, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसका एग्जांपल तो सबसे आसान है। फॉर एग्जांपल फर्म, फॉर एग्जांपल LLP, फॉर एग्जांपल कंपनी, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट। ट्रस्ट भी तो है ना? कोई भी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या कोई इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एटसेट्रा, कई आ सकते हैं। बाकी सब तो नेचुरल पर्सन को छोड़कर आर्टिफिशियल पर्सन भी आएंगे, बिल्कुल सही है। करेक्ट है क्या? और हमारा सेक्शन 4 क्या बोलते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ सर, सेक्शन 4 क्या बोलता है सर? चार्जिंग सेक्शन। Every person is required to pay tax on the total income at the rate given in the relevant Finance Act and special rate बस given in बस the सर, Income बस सर, Tax Act. टेंशन हो जाएगी मेरे को। अरे हम जैसे एवरेज स्टूडेंट को टेंशन हो जाती, कोई इतना सारा बोलता है तो। एवरी पर्सन is required to pay tax on their total income as per the rate given in relevant Finance Act and कुछ स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट में भी दिए हैं, उसका भी रेट वो देखेंगे अपन। ये लिखा है चार्जिंग सेक्शन में, क्या करेक्ट है? बाजू में दीजिए सर। तो अब इस पूरी कहानी में ये टोटल इनकम रह गया सर, ये कैसे निकालते बता दो, तो पूरी कहानी स्टोरी खत्म हो गई। इसके लिए 5 हेड है। हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, शॉर्ट में लिखता हूँ PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन,
अदर सोर्सेस, IOS इससे आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। इन सब हेड पे हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ईच हेड निकालेंगे और इन जोड़ने के बाद आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। मोटा मोटा सही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते समय दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और वो है क्लबिंग एंड सेट ऑफ लॉसेस। अगर क्लबिंग नहीं है कोई या लॉस नहीं है तो फिर सीधा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है सर, फिर बाजू में दीजिए। फिर कैसे क्या करना है सर? सर ग्रॉस टोटल इनकम आई, उससे अपन को डिडक्शन माइनस करना है फ्रॉम 80C टू 80U। बिल्कुल सही है, डिडक्शन माइनस करना है 80C से लेकर 80U की डिडक्शन। ये मोस्टली डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में दी हुई है, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। हमारे कोर्स में ओल्ड टैक्स रिजिम है कि न्यू टैक्स रिजिम है? दोनों है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों रिजिम में कौन सा फायदेमंद है आपके लिए, बताओ। दोनों बना के देखना पड़ेगा, जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम आएगी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपन आज भी, है ना। तो ये ज्यादातर डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में है। माइनस करने के बाद जो आ गया इसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। ठीक है ना, ओके। इधर पूछ लो, इधर दे दो। इन लोगों को बड़ा बोर लग रहा होगा, इधर पास कर दो। टेंशन हो रही है इन लोगों को, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? टेंशन हो रही है मैडम? टेंशन हो रही है? नहीं हो रही है? अच्छा, तो अब ये टोटल इनकम निकाली, करना क्या है इसका? सर ये टोटल इनकम पे हम लोग जो स्लैब रेट है डिफ़ॉल्ट या ऑप्शनल का, उस रेट के हिसाब से हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हम्म। उसके बाद अगर एक रिबेट मिनट रुक जाओ, टैक्स आ गया ना, टैक्स ऑन टोटल इनकम, इस पे जैसा भी हम सीख लेंगे वो आ गया। फिर क्या करना है सर? अगर रिबेट अंडर 87A एप्लीकेबल हो रहा है तो रिबेट माइनस करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर इनकी टोटल इनकम एक लिमिट से ऊपर नहीं गई है, और वो लिमिट मैंने मोटा मोटा बता दिया था, पढ़ लेंगे आज। ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख, न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख, ऐसे ही था ना। हाँ। अगर उसे ऊपर वाले हैं तो फिर जाओ, उसके नीचे तो इनको टैक्स में मिलती रिबेट। रिबेट का मतलब होता है इस हिंदी में टैक्स में छूट मिल रही है, इनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, रिबेट। और उसका इनकम टैक्स में सेक्शन है अंडर सेक्शन 87A। बिल्कुल याद मत करना क्योंकि भूल ही नहीं पाओगे इसको, हर क्वेश्चन में आएगा, कहाँ जाएगा। तो इसको करना है माइनस। अब क्या करना है बताइए? अगर मान लेते हैं rebate- इसके अंदर है 12 लाख या के अंदर, माइनस कर दिए। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे बिल्कुल सही है, 4%। फिर कंपलसरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा 4%। तो 4 तो आएगा जब 50 लाख से ऊपर होगा ना। तो अगर मैंने बोला हाँ भाई रिबेट मिल रही है, इसका मतलब 50 के ऊपर नहीं है। नहीं है, या तो या तो रिबेट है सूरज दिखेगा या चंद्रमा दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। बाजू में दो। तो अगर इसकी 5 लाख या 10 लाख 12 लाख के अंदर है तब तो रिबेट मिलेगा, सरचार्ज का तो कोई रोल हो ही नहीं सकता, वो तो सुपर रिच टैक्स है भाई। और इसके बाद फिर आप ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे मैडम बताइए? हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने रेट से? 4%। 4%। ये किसका, इसी का निकालना है, ये 4%। ठीक है, इसका मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स है, कंपाउंडिंग ऑफ टैक्स है ना। और ये आपका आ गया टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। और अगर बाजू में दीजिए, और अगर टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर चले गई तो इसके बाद क्या होगा बताना जरा। सरचार्ज ऐड करेंगे बिल्कुल उसमें। सही है, सरचार्ज इसमें ऐड होगा। क्या सही है, यही बोलना चाह रहे हैं? जो भी रेट है देख लेंगे, ऐड कर लिए, फिर ये आ गया, फिर क्या करना है? फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो भी जुड़ेगा। हाँ। इसका मतलब इस टैक्स के ऊपर ये टैक्स लगा, हाँ। और फिर इस टैक्स के ऊपर ये टैक्स लगा। यहां तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी शर्मा गया, देखो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यहां पर टैक्स के ऊपर टैक्स, और उसके ऊपर फिर से टैक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके ऊपर फिर 4%, और ये आ गया टैक्स लायबिलिटी। दोनों में फर्क समझ में आ गया? ये समझ में आया ना कि या तो रिबेट मिलेगी, या रिबेट माइनस होगी, या सरचार्ज ऐड होगा। ठीक है, ओके। पीछे दीजिए, आप नहीं बताना चाहते? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो कल की क्लास कल देख के नहीं आए? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बताइए मैडम, कल आए थे आप? समझ में आई क्लास? ठीक है, अच्छे पढ़ा रहा हूँ? पक्का? यस सर। ठीक है।
पता करते हैं। क्या ऐसा कोई केस बता सकते हैं आप जिसमें न तो रिबेट है न सरचार्ज है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन से हो जाएगा काम। क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? और आंसर भी दे सकते हैं ना? हाँ सर, क्वेश्चन तो आ रहा है समझ में, आंसर समझ नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है? ट्राई करो, गलत ट्राई करो एकदम, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है बताओ? मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन क्या है मेरा? आंसर छोड़ो, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, बताओ। और कोई ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन, हाँ, जिसमें ना ही रिबेट होगा और ना ही सरचार्ज हाँ, होगा। क्वेश्चन तो सही समझ गए, तो बताओ। अच्छा, रिबेट कब मिलती है बताओ? सर रिबेट लेस होता है जब इनकम जो है वो 12 लाख से ज़्यादा होती है। 12 से ज्यादा मतलब पैसे वालों के लिए रिबेट है? नो सर, सॉरी, 12 लाख से कम होगी। हाँ, 12 लाख से कम कम तो नहीं बोलते, 12 लाख या उससे या कम। उससे कम। ठीक। और सरचार्ज कब लगता है? सरचार्ज अगर 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, चलो छोड़ो, अब क्या बोले आप। अब मेरा क्वेश्चन वापस से वही है। सर अगर दोनों के बीच बताओ, इनकम बोलो, होगी। डिफाइन करो, डिफाइन करो। अगर इनकम 12 लाख से ज़्यादा है या 50 लाख से कम है, या कि एंड? एंड 50 लाख से कम। हाँ, यही तो है। आपको लग रहा था ना इजी आंसर, इजी है, क्वेश्चन भी इजी था, बस एनालाइज कर रहे थे। तो अपने एनालिटिकल माइंड पे भरोसा करो। आपको पहले भी लग रहा था ना ये आंसर है, हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा था बोलने से गलत ना हो जाए, इसकी परवाह छोड़ दो। आपको पता था, इतने लोग को भी पता था, तो हमको लगता है गलत ना हो जाए। गलत करोगे तभी सही होगा, तब आपको एनालाइज होगा। ठीक है, वो सिंपल है। प्रोविजन तो दोनों, सर आप लोग शिफ्ट हो जाओ तो कोई एक जन, दोनों में से फटाफट देखो। अरे ध्यान मत दो, इधर दो, कोई भी ध्यान रखना। प्रोविजन बहुत सिंपल है, एनालाइज करना है आपको। अगर टोटल इनकम 12 लाख, न्यू टैक्स रिजिम बोलते हैं, 12 से ऊपर चले गई तो रिबेट गायब, और 50 के ऊपर नहीं गई तो सरचार्ज लगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा सोचो। सीधा तीसरा केस, टैक्स ऑन टोटल इनकम आएगा, ना रिबेट ना सरचार्ज, केवल ये आ गया टैक्स लायबिलिटी। बहुत सिंपल हो जाएगा। ज्यादातर ये पूछा जाता है, बहुत केस में ये आता है। और ये कोई नया प्रोविजन थोड़ी ना है, कल की पढ़ाई का आज एनालिसिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से। इससे दिमाग चलता है अपना, पार्टिसिपेट करना है। और आंसर देते समय ना आपको गलत लग रहा है ना, आप पार्टिसिपेट करो। क्लास में कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब क्लास में शर्म नहीं करना है। क्लास में अगर बोले कोई क्या सोचेगा तो फिर आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे। ठीक है, आपको बोलना है। मैं माइक इसलिए यहाँ पर भेजता हूँ ताकि माइक में बोलेंगे तो आवाज़ थोड़ी दमदार रहेगी, है ना, और बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। इसी क्लास से इंटर भी क्लियर करके जाना है, पर्सनालिटी भी यहीं से बदल के जाना है आपको, क्योंकि इसके बाद आप ओपन मार्केट में आ जाएंगे आर्टिकलशिप में। समझ रहे हैं ना? बहुत काम आएगी आपकी अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आ जाओगे आप। कोई बॉस आपको ऐसा बैठ के सिखाएगा नहीं, जिसको जितना सीखना है वो सीख के निकल लेगा। तो ये पूरी चीज़ जो है ना, यहीं से सीख के जाना है। और अगर आपको बोलने में डर लगता है तो फ्रेंड्स ग्रुप में बोलना शुरू करो, यहाँ पर बोलना शुरू करो। बिना ज़रूरत के, बिना किसी बात के मेरे पास आके बोलो, धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। डर के आगे, पता है आपको, सही है ना? डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। हाँ सर, बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट के अंदर है तो टैक्स ही नहीं आएगा ना सर। हाँ ठीक है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब वो उस क्वेश्चन में मतलब रिलेवेंस नहीं है ना, मतलब 0-0 आ गया तो फिर ठीक बोल रहे हैं आप। उसमें तो कुछ भी, उसमें तो 4% भी गायब हो गया। मैं तो 2 ही चीज गायब करने बोला आपको, है ना? तो ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ अब कि ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसमें न रिबेट, न सरचार्ज, न एजुकेशन सेस। तो आपकी इनकम जो है, जिसका टोटल इनकम का टैक्स कितना आ जाए? 0। ये जो बोल रहे हैं बता रहा हूँ, टैक्स कितना आ जाए? 0। तो 0 आ गया तो सब 0 से परसेंट निकाल लो। ठीक है, बट जो क्वेश्चन पूछा वो सबको समझ में आया? आपको भी आ रहा था, लेकिन अब बोलना है। ठीक है, चलिए बाजूम दीजिए, बैठिए।
यहाँ तक का डिस्कशन हो गया, टैक्स आ गया। अब ये बताइए कि ये जो टैक्स लायबिलिटी जो भी हमें और आ गई, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा अपन को कि कुछ इसमें माइनस होगा? अगर कोई एडवांस टैक्स है और उस पे ये क्या होता है एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स हमने प्रीवियस में कुछ ज़्यादा दे दिया था हाँ। टैक्स, तो जितना टैक्स लायबिलिटी उतनी माइनस होके जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है, अब आप सुनना, ये बोल सही रहे, थोड़ा मैं इसको अपग्रेड करूंगा। एडवांस टैक्स पे किया जाता है प्रीवियस ईयर में, और ये असेसमेंट कब कर रहे हो आप? असेसमेंट ईयर में। अगर किसी को, ये हमारे चैप्टर है, वो तो जब हम पढ़ेंगे, जब डिटेल में जाएंगे थ्योरी में, कब पे किया जाता है? प्रीवियस ईयर में। 2 मिनट बैठिए। तो क्या ये एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी है क्या? क्या लगता है भाई? मैंने तो नहीं पढ़ा, आपको क्या लगता है कंपलसरी है क्या? अगर कंपलसरी नहीं होता तो कोई क्यों पेमेंट करता? एक भी जन क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी उनको नहीं समझता क्या? मतलब पक्का कंपलसरी होगा? हाँ, नहीं, एस्टिमेट पे जो भी टैक्स है, मेरा क्वेश्चन है क्या पेमेंट करना कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ये पेमेंट कंपलसरी है। जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 टीडीएस काट के 10,000 या उससे ज्यादा है, उसको कंपलसरी एस्टिमेट बेस पर एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है। ये अभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस आपकी नॉलेज एक बैक ऑफ द माइंड के लिए बता रहा हूं। तो एडवांस टैक्स हर कोई, हाँ, जिसका 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 टैक्स आ रहा है उसके लिए नहीं है। वो तो सीधा रिटर्न फाइल करते समय टैक्स जमा करेगा। कब जमा करेगा? असेसमेंट ईयर में। रिटर्न कब फाइल होता है? असेसमेंट ईयर में। वो तो उस समय जमा करेगा। लेकिन एडवांस जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है, तो उसको प्रीवियस ईयर में ही इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट है, उसको एडवांस टैक्स धीरे धीरे जमा करना रहता है। और जितना उसने एडवांस टैक्स जमा कर दिया, उसको यहां क्या कर लेगा? क्लेम माइनस कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और माइनस करेगा लोगों ने उसको इनकम देते समय जो टीडीएस डिडक्ट कर लिए। वर्ड सुना जरूर होगा आपने, पढ़ लेंगे टेक्निकली इसको। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हर इनकम के सोर्स में एक्सपेंडिचर है। ये लाइन सुनाई थी? हर इनकम के सोर्स में एक्सपेंडिचर है। अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई तो मेरे लिए इनकम, जो दे रहा है उसके लिए एक्सपेंडिचर। मेरे को किराए की इनकम हुई तो रेंट मेरे लिए इनकम, और जो दे रहा है उसके सोर्स में एक्सपेंडिचर। हर इनकम के सोर्स में क्या है? एक्सपेंडिचर। तो इनकम टैक्स ने सन 92 में एक दिमाग लगाया, पहली बार 92 में दिमाग लगाया, यार क्यों ना हम जो पैसा दे रहा है उसको बोल दे कि थोड़ा काट के ही देना, ताकि ये टैक्स चोरी करने का ऑप्शन ही कम हो जाए इसका। समझ रहे? तो जो इनकम पेयर है, पेयर ऑफ इनकम, जो पेमेंट कर रहा है, उसको जवाबदारी दी गई कि जब भी आप ये सब इनकम देंगे, तो लिस्ट बना दी उन्होंने। किराए की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, कमीशन की इनकम हो गई, सैलरी हो गई, कमी रेंट इनकम हो गई, दुनिया भर की लिस्ट बना दी उन्होंने हमारे कोर्स में। ये पेमेंट करते समय रिस्पेक्टिव रेट से एक लिमिट से ऊपर होने पर आपको टैक्स काटना है उसका। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर मेरे को कोई रेंट देते समय टैक्स काट लिया, तो पैसे अपनी जेब में रख लेगा क्या? क्या लगता है क्या करेगा उस पैसे को जो काटा है? 1 लाख रुपए मेरे को देना था उसको, इनकम टैक्स बोला 10,000 काट के, तो मेरे को 90,000 दिया। 10,000 रुपए को क्या करेगा वो? क्रिएटिविटी बताना मैं बताऊंगा, तभी बताएंगे तो आप इंफॉर्मेटिव स्टूडेंट हो जाएंगे। आप जानकारी को बस आंसर करेंगे, माइंड क्रिएट नहीं करेगा। उस 10,000 को क्या करता होगा वो? इनकम टैक्स में जमा करता होगा। किसके नाम से? हमारे नाम से। और हमसे क्या पूछता होगा? सर आपका नाम और पैन दे दो। तो मेरा नाम और पैन किस बेस पर वहां डिटेल जमा करता होगा, तभी तो मैं ऑनलाइन क्लेम करूंगा। टीडीएस समझ में आया थोड़ा बहुत? देखो चैप्टर तो बड़ा है, स्टडी मटेरियल में 140 पेज का है, लेकिन बेसिक तो समझो ना, वर्ड आता है बार बार। तो इस टीडीएस को क्या किया जाएगा? क्लेम। और इसी टाइप का एक टीसीएस भी होता है, जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको। इसको माइनस करने के बाद जो आ गया, ये है टैक्स पेबल। ये कब जमा होता होगा? प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में? असेसमेंट ईयर में। तो जब आप रिटर्न फाइल करने वाले रहते हैं ना, तो उसके पहले ये टैक्स लायबिलिटी जमा करते हो, इसको डिपॉजिट करते हो, और रिटर्न के साथ बता देते हो कि जो हमारी बैलेंस पेमेंट मान लो 25,000 रुपये आया, ये बैलेंस है, इसको हमने इस चालान नंबर के थ्रू जमा कर दिया, और ये हमारा है रिटर्न। ये पूरी प्रोसेस कौन कर रहा है? एसएसी। ठीक है, हमारी कंसल्टेंसी पे कर रहा है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट।
इनकम टैक्स एंड जीएसटी इज नॉट डिपार्टमेंटल असेसमेंट, इट्स अ सेल्फ असेसमेंट। मतलब हम खुद असेस करते हैं, असेस करने में अपना टैक्स खुद निकालते हैं और खुद जमा करते हैं। बहुत बढ़िया यार, ये सेल्फ असेसमेंट अगर हमको एग्जाम में भी मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट है हमारा, समझ रहे। सेल्फ असेसमेंट अगर सीए एग्जाम में हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब समझते कि भाई आप एग्जाम लिख लो और घर ले जाओ और बुक से उसमें देख लेना कि आपको क्या क्या नंबर लगते हैं और अपना नंबर दो, टोटल करो और देख लो कि आपका नंबर पास हो गया कि नहीं। और अगर पास हो गए हो तो हमको बता दो, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। ये है सेल्फ असेसमेंट। क्या है क्या अपना, क्या एग्जाम में सेल्फ असेसमेंट है? नहीं है। कौन सा असेसमेंट है? इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट। इनकम टैक्स कितनी बड़ी चीज दे रहा है आपको। आपको बुक्स नहीं मंगा रहा है, वो आपसे अकाउंट वगैरह नहीं मंगा रहा है, आपकी इनकम की लिस्ट नहीं मंगा रहा है कि हम दिखेंगे, हम चेक करेंगे, टोटल करेंगे और टैक्स बताएंगे और हम तुमको एक नोटिस देंगे कि हाँ भाई इतना टैक्स जमा कर दो। ऐसा नहीं बताएंगे, बोलते आप खुद निकाल लो। और पूरे इनकम टैक्स रिटर्न में हम रैंडम बेसिस पर कुछ रिटर्न चेक करेंगे और हमको जांच के दौरान ऐसा लगा या कहीं से इंफॉर्मेशन लगा तो हम जांच करेंगे, वहां गड़बड़ी होगी तो फिर आपसे कार्रवाई करेंगे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी एनर्जी बचा ली। बुक्स आप मेंटेन करो, सीए से आप चेक कराओ, सीए से आप रिटर्न फाइल करो, मतलब डिपार्टमेंट ने अपना मैन पावर बचा लिया। समझ में आ रहा है? डिपार्टमेंट केवल इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा ध्यान देता है। इन्वेस्टिगेशन में कौन कहाँ खर्च कर रहा है, कौन कहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, किसका बैंक में बहुत पैसे पड़े हैं, किसके बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कौन प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। और वो देखता है कि आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया है उसमें वो ट्रांजैक्शन मेंशन है या नहीं है। वहां से इंफॉर्मेशन से वो चेक करता है। वो रिवर्स ट्रेंड पे चल रहा है। थोड़ा समझ में आ रही बात? हालांकि इस बारे में थोड़ा फाइनल में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन हम जब इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड मेकअप रहना चाहिए कि यार ये डिपार्टमेंटल असेसमेंट नहीं है, ये है सेल्फ असेसमेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना आपके घर में, तो वो तो कुछ ना कुछ असेसमेंट होता है ना, इतना आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, इतना बिल पेमेंट करना है। तो वो सेल्फ असेसमेंट है कि डिपार्टमेंटल है? डिपार्टमेंटल है। आप मीटर देखते हैं, अच्छा इतना मीटर आ गया, और ऐसा काउंट करते हैं और जमा करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं, चेक करते हैं और आपको बिल रेज करते हैं। दैट इज योर असेसमेंट। वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक, हालांकि वो टैक्स नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट अ टैक्स, तो चार्जेस, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ वो कैसा असेसमेंट है। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चाहे तो क्या बढ़िया कर सकता है, सोचना। बुद्धू हैं उन लोग। एक बंदा घूमते रहता है शहर में, तो ऐसे कितने लोग उनके सैलरीड एम्प्लॉय होंगे, कितना सैलरी खर्च होती होगी। इस आधुनिक युग में उन लोग ये कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो सीधा सीधा सेल्फ असेसमेंट डाल देना चाहिए और हर मीटर में एक डिवाइस लगा देना चाहिए। जैसे ही वो मीटर वहाँ आएगा तो उसके उनको वहाँ चेक होते रहेगा। आप असेसमेंट करके इंटरेस्ट जमा करो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करोगे, वो चेक हो जाएगा, तो उसके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस का वो सब बचेगा। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वैसे वैसे आपका क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अच्छा रहता है ना। टैक्स का भी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन देखती है गवर्नमेंट। कई टैक्स तो इसलिए बंद कर दिए क्योंकि टैक्स आ रहा है कम, कलेक्शन पे पैसे लग रहे हैं ज्यादा। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का परसेंटेज भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल समझ में आ रही बात? तो इनकम टैक्स एक प्रकार से ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट कब होता है? असेसमेंट ईयर में। कौन करता है? एसएससी। तो डिपार्टमेंट क्या करता है? वो जांच करता है। उसका एक ही काम है, रिटर्न को एक्सेप्ट करना। इवन आपको मालूम है ये जो रिटर्न फाइल होता है ना, रिटर्न समझते हैं ना, रिटर्न ऑफ इनकम, इस रिटर्न को जब तक शक नहीं होता वो चेक भी नहीं करते। मतलब आपने जो रिटर्न फाइल किया वो आपका असेसमेंट हो गया मान लो। आपको अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा 2% रिटर्न चेक होते हैं। एक तो पूरी जनता में 3% लोग रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स कितने हैं? 3%। और 3% में भी डिपार्टमेंट किसका जांच कर रहा है? 2% का। और या फिर जहां सर्वे है या फिर रेड हो गई है उनका फिर तो उनका पूरा पोस्टमार्टम होगा। जहां सर्वे हो गया या फिर सर्च हो गया, है ना, छापा पड़ गया बोलते हैं अपन जो, है ना, छापा पड़ गया या इंग्लिश बोलते रेड पड़ गई ना, तो ये वर्ड इनकम टैक्स में है ही नहीं। इनकम टैक्स में छापा पड़ गया या रेड वर्ड है ही नहीं। इनकम टैक्स में वर्ड है सर्वे और सर्च, और कोई वर्ड नहीं है। वो हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। सर्वे मतलब
बिजनेस प्रीमाइसेस में आने का अधिकार है उनके पास, और सर्च का मतलब कहीं भी जाने का अधिकार, आपके घर में भी आने का अधिकार है। इसलिए देखना, जब अगर घर में आते हैं तो मूवी वगैरह में देखना सर्च वारंट लेके आते हैं। कौन सा वारंट? सर्च वारंट। ये सर्च वारंट कौन लेके आता है? थोड़ा फाइनल के कोर्स में आ गया हूं मैं, ये फाइनल का कोर्स है ना, लेकिन थोड़ा सा सुन लो। सर्च वारंट कौन लेके आता होगा? इनकम टैक्स वाले ही तो आते होंगे। उसमें साइन किसकी रहती होगी? जो लेके आ रहा है उसी की, उसके ऊपर वाले ऑफिसर की। मतलब सर्च इतनी बड़ी चीज है कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर आके सर्च नहीं कर सकता ऐसे ही, उसको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके आनी पड़ेगी। और हायर अथॉरिटी परमिशन ऐसे ही नहीं देगा। एक वर्ड है रीजन टू बिलीव। क्या वर्ड है? रीजन टू बिलीव। रैंडमली नहीं भेज सकता उसको, जब तक इस बात की पूरी विश्वास ना हो जाए और इतने सबूत ना आ जाए कि भाई यहां पर कुछ न कुछ ब्लैक मनी है और हमको सर्च करना जरूरी है। उसके बाद सबूत नहीं रहेंगे जब तक सर्च वारंट इशू नहीं करेगा। भाई एक प्रकार से प्राइवेसी है ना, तो प्राइवेसी पे हमला कर रहे हो आप। तो कई सारे सर्च के केस तो इसलिए कोर्ट में खारिज हो जाते हैं क्योंकि आपने रीजन टू बिलीव नहीं था आपके पास, आप रैंडम आ गए हमारे पास, किसी और के पास गए थे, वहां से कुछ कागज वागज मिला, उसके बाद हमारे यहाँ आ गए। ऐसा थोड़ी ना भैया। यू शुड बी रीजन टू बिलीव। ये पढ़ोगे फाइनल में आप। मतलब फाइनल में जैसे हमने रिटर्न फाइल किया तो किसका काम आ गया? डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी पावर हैं, जो भी उनकी लायबिलिटीज हैं, उधर वाला पार्ट पूरा फाइनल में इस सिलेबस में क्या हो जाएगा? ऐड। वो रहेगा नहीं बोल रहा हूँ, ये तो रहेगा ही। इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। तो कंप्लीट इनकम टैक्स आ जाएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। यहां तक लगभग हमने बात की थी। बंद कर दीजिए माइक, आगे चलते हैं। ये देखिए भैया, आपके इस शीट में आगे में एक टैक्स का रेट दिख रहा है क्या? स्लैब दिख रहा है? क्या लिखा है देखो जरा। एप्लीकेबल, कौन से पेज में थे अपन? ये 1.7 आ गया ना? हाँ। एप्लीकेबल रेट फॉर टैक्स ऑन द टोटल इनकम, रेट प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर, मार्क करना, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ब्रैकेट में फिलहाल धीरे धीरे याद होगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब न्यू रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब ओल्ड रिजीम। और ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के बारे में इनकम टैक्स में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 115 BAC। ठीक है, ये सेक्शन भी याद मत करना, अपने आप याद हो, हर क्वेश्चन में पूछेगा वो 115 BAC में है या नहीं है, ऑप्शन है उसके पास। तो कौन सा टैक्स रिजीम देख रहे हैं अपन? न्यू टैक्स रिजीम। देखो भाई, टैक्स रेट स्लिप कैसा है। अगर किसी की टोटल इनकम, ये बात तो आपको पता है ना, टोटल इनकम पर टैक्स निकालना है भाई। अगर किसी की टोटल इनकम 0 से लेकर 4 लाख तक है तो टैक्स का रेट क्या है? निल। इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एक ऐसी टोटल इनकम जहां पर टैक्स का रेट ही निल है, टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो इस 4 लाख को क्या बोलूंगा मैं? ये है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी, कोई पूछेगा तो इसका आंसर है 4 लाख। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर चले गई, 4 लाख से 8 लाख तक की रेंज में है, तो वहां पर टैक्स का रेट 5% है। अब यहां से पहली बार आपको समझना कि अगर मान लो किसी की इनकम 5 लाख है, 5 लाख है, तो ऐसा नहीं करना कि 4 से 8 के बीच में तो 5 लाख पे 5%, नहीं, शुरू के 4 लाख पे तो नील ही रहेगा। 5 लाख है तो शुरू के 4 लाख तक नील, और उसके ऊपर कितना है? 1 लाख। इस 1 लाख पे 5%, रेंज वाइज है ये। इसको स्लैब सिस्टम बोलते हैं। कई लोगों को क्या लगता है कि भाई 5 लाख हो गई तो यार 4 से 8 के बीच में, और 4 से 8 के बीच में कितना परसेंट है? 5। तो 5 लाख पे 5% नहीं। तो थोड़ा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो तो कितना टैक्स आ रहा है 5 लाख पे? कितना आ रहा है? 5,000। अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसका टैक्स अमाउंट इसके हिसाब से, अभी तक रिबेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो कर लेंगे बाद में, रिबेट भी मिलेगा। 5 लाख है तो उसका टैक्स कितना आ रहा है? 5,000। ये निकाल पा रहे हैं कि नहीं? निकालना है ना? आपको इजी लग रहा है तो भी निकालना है। आपके कैलकुलेटर में आ जाना चाहिए एक बार। हाँ, 5,000 रुपए आ गया।
अगर 8 लाख है तो कितना आ रहा है देखो तो जरा, सबको निकालना है, कितना आ रहा है 20,000। ध्यान रखना है इजी, पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन हम पहली बार करते हैं तो अजीब लगता है। करेक्ट आंसर 20,000 है। कितने लोग का आया भैया, पक्का? 9 लाख पे निकालो, अगर टोटल इनकम 9 लाख है तो कितना होगा? 30,000 पक्का? कितने लोग का 30,000 आए? बाकी निकालो जिनका नहीं आए। 9 लाख। प्रेजेंटेशन करते रहेंगे, पहले कैलकुलेट करो। 30,000 इज करेक्ट आंसर। कैसे 9 लाख पे 30,000 आया? शुरू के 4 लाख नील, अगले 4 लाख पे 5%, 20,000 हो गया। तो 4 और 4 8 का हिसाब हो गया, बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख पे 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, और 20 और 10 30। सोच पा रहे हैं? करेक्ट है। चलिए 12 लाख पे कितना आएगा निकालो। टोटल इनकम 12 लाख है तो कितना आएगा? कितना आ रहा है? 60,000। तो मैं एक काम करता हूं, हर रेंज का यहां पर समझने के लिए अमाउंट लिखता हूं, टैक्स की अमाउंट। पहली रेंज पे टैक्स कितना आएगा? नील। दूसरी रेंज, केवल रेंज का टैक्स 20,000। आप भी लिखिए टैक्स ऑन दिस रेंज, बाजू में लिखना है ना। इस रेंज में टैक्स कितना आ रहा है? नील। इसमें 20,000, इस रेंज में कितना बता रहे थे? 40,000, 60,000, 80,000, और इसमें 1 लाख। और ये अगली रेंज में तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि बैलेंस इनकम जो है, जो कि 24 लाख से ऊपर, तो कितनी भी हो सकती है। क्या करेक्ट है? तो धीरे धीरे आपके माइंड मेकअप हो गया होगा कि जब भी 24 लाख से ऊपर इनकम गई तो 24 लाख तक का हिसाब क्लियर है। कितना है वो? ये दिख रहा है आपको पॉइंट? 24 लाख तक कितना आ रहा है? 3 लाख। तो अगर मैं 25 लाख पे टैक्स निकालने बोलूंगा तो इसको निकालना और आसान हो जाएगा। 25 लाख पे 24 लाख के ऊपर कितना है? 1 लाख। उसमें कितना परसेंट लगेगा? 30,000 हो गया। और उसके पहले वाले पे तो सब मिलाकर 3 लाख आएगा। तो आंसर हो गया 3,30,000। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? अभी आ रही है? थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्वेश्चन से बढ़ेंगे। मैं एक बार बस वेरीफाई कर रहा था कि आप स्लैब सिस्टम समझ रहे हैं कि नहीं। कई लोग को ये ऐसा लगता है कि मान लो मैं अगर उनको 17 लाख रुपए टोटल इनकम बताऊं तो वो ऐसा ना देखें कि यार 16 से 20 के बीच में 17 लाख आ रहा है तो 17 लाख पे सीधा सीधा 20% अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या समझ रहे बात को? चलिए ठीक है, प्रेजेंटेशन पे टेंशन मत लेना, वो हम कर लेंगे। हाँ जी भाई, तो ये कौन सा टैक्स स्लैब रेट हो गया? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड का भी तो कोई रेट होगा, तो देखते हैं ओल्ड का क्या टैक्स रेट है। फिर रिपीट कर देखेंगे अपन। मैं थोड़ा सा थ्योरी से उठाया था। टैक्स का रेट सही मायने में शुरू होता है यहाँ से, आप जहाँ से टैक्स रेट चालू हुआ है ना, पेज नंबर 27 है। हाँ 4 से शुरू होगा, ये देखिए। तो हमने क्या पढ़ लिया? 1.27 निकालिए, वो थ्योरेटिकल पार्ट है तो वहीं से समझा दिया मैंने। 1.27 से टैक्स के रेट चालू होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये वाला रेट बता दिया। इसको टिक कर लीजिए, डिफॉल्ट वाला पहले से बता दिया। ठीक है। अब आओ, कौन सा टैक्स रेट दिया इसमें देखो जरा प्लीज। 1.27 में आ जाइए। अब देखिए टैक्स का रेट, टैक्स स्लैब पेबल फॉर असेसमेंट 26 टेंशन एज पर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो फिलहाल समझने के लिए मैं लिख देता हूं ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में एक स्लैब नहीं, 3 स्लैब है। एक नॉर्मल है, एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर्स हो गई उसके लिए है, और एक जिसकी एज 80 ईयर्स या उसके ऊपर, उसके लिए एक अलग लिमिट है। हालांकि एक जैसी है।
सबसे पहले नॉर्मल रेट अगर हम देखें, टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल नॉट अ सीनियर सिटीजन, जो 60 ईयर्स की एज को अटेंड नहीं किया है, और HUF, सुना है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कॉमा कर देना या एंड लिख देना, आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी को, फर्म को और एक दो लोगों को छोड़कर, क्योंकि कंपनी और फर्म का टैक्स का रेट अलग से दिया हुआ है, वो इसमें नहीं कवर है, ये सबका जनरल रेट है। और अगर सीनियर सिटीजन हो गए तो फिर सेकेंड स्लैब में आ जाएगा, टैक्स रेट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल हु अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। और थर्ड लिमिट किसके लिए है, ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हु अटेन द एज ऑफ 80 ईयर्स ड्यूरिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 3 स्लैब समझ में आ गए। तो क्या सेकेंड वाला थर्ड वाला स्लैब HUF के लिए है? सेकेंड वाला थर्ड वाला HUF के लिए है? क्या AOP के लिए है? नहीं, केवल जिसकी एज, जब मैं एज की बात कर रहा हूं तो नेचुरली इंडिविजुअल की बात चल रही है, लेकिन फर्स्ट वाला स्लैब इंडिविजुअल के लिए भी है, HUF के लिए भी है, सबके लिए। कभी क्वेश्चन आ जाने का HUF है जिसमें हर कोई 60 ईयर से ऊपर है, तो उस HUF का कैलकुलेशन फर्स्ट में नहीं कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब टैक्स का रेट देखते हैं। स्लैब, इसमें भी स्लैब है। पहला स्लैब कैसा, नील से लेकर 2,50,000 टैक्स का रेट नील, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी हो गई यहाँ पर, 2,50,000। और 2,50,000 से ऊपर की इनकम 5 लाख तक, मतलब नेक्स्ट, ये मैं कल कैलकुलेशन लिखा हूं ना, कोई रटना नहीं है, ये नेक्स्ट दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। तो अगला स्लैब जो 2.5 लाख है उसमें 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। करेक्ट है? तो निकालो जरा, 3 लाख रुपए टोटल इनकम में तो टैक्स कितना आएगा। अब तो सीख गए हो आप, सबको निकालना है। 3 लाख रुपए टोटल इनकम, तो 2.5 लाख तो हट गया, बचा कितना, 50,000। और ये 50,000 रुपए अगली रेंज में है 5%, तो 50,000 का 5% कितना हुआ, 2,500। क्या सब निकाल पा रहे हैं? किसी का नहीं निकल रहा, ऐसे कोई है? पक्का नहीं निकल रहा है तो बताना है। जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, शर्म नहीं करना है। ठीक है, क्लास में बुरा मानना मना है और शर्माना मना है। ठीक है ना, बुरा मानना मना है, क्यों बोल रहा हूँ, हम अपने लिए, क्योंकि हम जो निपटाएंगे भी कभी कभी, है ना। जब आप अपना करियर को निपटाने की कोशिश करेंगे तो पहले हम आपको निपटाएंगे, है ना। मतलब थोड़ा डांटेंगे, थोड़ी इंसल्ट करेंगे, सब होगा। अभी सुन के कितना भी अच्छा लग रहा होगा, जब इंसल्ट होगी तो बुरा ही लगता है। तो थोड़ा इस समय ये लाइन ध्यान रखना, क्या बुरा मानना मना है, और दूसरा शर्माना भी नहीं है। क्यों? आंसर देते समय। तो बताओ ये 50,000 वाले में किसका आंसर नहीं आया? पक्का निकालें सब? ऐसा हुआ है? पक्का? गजब हो गया फिर तो। 6 लाख पे बताओ कितना आएगा। छह लाख पे कितना, 32,500। कितने लोग का आएगा? ओके, देखो भैया मैं थोड़ा एक्सप्लेन। 6 लाख में पहले 2.5 लाख तक तो नील है, अगले 2.5 लाख तक 5%, तो कितना हो गया, 12,500 इस पे नील। और 6 लाख होने के कारण अगले स्लैब में कितना रुपए आएगा, 1 लाख। 1 लाख का 20% 20,000। ये देखिए, तो तीनों मिलाकर कितना हो गया, 32,500। चेक करो, समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से जब सीनियर सिटीजन की बात करेंगे तो बस उन्होंने पहले स्लैब में बदलाव किया है, बाकी सेम है। पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना था इसमें, 2.5 लाख, यहां कर दिया 3 लाख, बाकी देखो सेम है। तो 3 लाख तक टैक्स 0%, और 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 के ऊपर 30%। क्या करेक्ट है? तो निकालो जरा, 11 लाख रुपए है टोटल इनकम, तो कितना आएगा? सबको निकालना है, 11 लाख है। कैलकुलेटर कहाँ है सर? अरे सर कैसा, फौज में भर्ती नहीं हुआ, बहुत अच्छा किया हमारे लिए। आप फौज में भर्ती हो जाते और वॉर के समय गन भूल जाते तो हम तो मर जाते। इट्स लाइक अवर वेपन्स, है ना। अपन कॉमर्स वाले हैं,
और किसके पास नहीं है कैलकुलेटर? लाना है सर, है ना? और इधर आप 2 जन और लेके आना है सर। कल भी नहीं लाए थे तो कल कोई तकलीफ नहीं गई? अच्छा, आज भी चल रहा है, बढ़िया। आपका मैथ्स अच्छा होगा भैया सर। हमको हमारे तो क्या मोबाइल से कर रहे हैं? मोबाइल को बैग में डाल दीजिए सर। मोबाइल किसी के जेब में टेबल में है क्या? देखो तो, जेब में भी होगा तो उसको स्विच ऑफ करके बैग में डाल दो। अभी अभी डालना है। प्रैक्टिस मैं रोज रोज याद दिलाऊंगा आपको, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपकी। और एक पाउच बना लीजिए, अगर आपको लगता है कि डैमेज हो जाएगा, पाउच बना लीजिए और उसको बैग में डालना है। और कोशिश करना है कि जब जरूरत ना हो तो ना निकालें, मतलब ब्रेक में भी ना निकालें, जरूरत नहीं है तो नहीं निकालना है। सर क्या करेंगे फिर? आप गप मारो आपस में, आपको पता ही नहीं लगेगा कब पास हो गए। अभी आपको बात कितनी समझ में आ रही मेरे को नहीं मालूम, रिजल्ट के बाद तो जोर से आती है समझ में, अच्छे से समझ में आती है। तो इसको जितने जल्दी हो सके, इस जीते हुए मैच को जितने जल्दी हो सके कंट्रोल में कर लो, नहीं तो बाद में रोमांचक हो जाता है, थ्रिल बन जाता है। फिर हमको मोटिवेशन लेना पड़ता है, जितने दिन बचे हैं दोस्तों उतनी रात भी बची है, निकाल दो एग्जाम। देखो उसके बाद भी हम छोड़ेंगे नहीं पीछा, लेकिन फिर क्या जरूरत है? दिन में जाग जाग के आराम से पढ़ सकते हैं, तो क्यों रात खराब करें? दिन में पढ़ो, रात को सो, डिसिप्लिन में रहो। एक आध शौक अपना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। शौक ऐसा रखना जो अपने प्रोफेशन को सूट करे। कोई शौक ऐसा है जिसमें पेंटिंग कर रहे हैं, 6 घंटे से पेंटिंग कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा उसको रोक ले भाई, है ना? छोटे ऐसे शौक रखो जो अपने प्रोफेशन को सूट करते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए। स्पोर्ट्स खेलते हो खेलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में आप 3 घंटा बिता रहे थे तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए, और फिर जैसे इंटर निकलेगा फिर चालू कर देना, है ना? फिर फाइनल के एग्जाम के बाद फिर शुरू कर देना, एग्जाम जैसी हो जाएगी फिर शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्या 11 लाख बोला था मैंने? कितने लोग का आंसर आ गया बताओ भैया? आ गया? उल्टा पूछता हूँ, कितने लोग का नहीं आया आंसर 11 लाख में? हाँ, कुछ भी नहीं आया आंसर, कुछ तो आया होगा। बोलो बोलो, जो आया गलत है, गलत बताओ ना। गलत सही तो बाद में बात होगी ना। बोलो सर। 1,35,000 बस। ओके, आपका कितना है मैडम? अच्छा, आपने निकाला, फिर आपको लगा गलत है, फिर आपने वो फिगर भूल गए आप। तो इसका मतलब आपके एनालिसिस पावर तो कितनी अच्छी है कि आपने उसको गलत निकाल के, गलत है ये, आपको समझ में आ रहा है, तभी तो किसी को गलत बोल सकते हो। फिर भी बताओ कितना आया? कुछ भी नहीं आया, ठीक है। देखो, गलत निकालना बुरी बात नहीं है, आंसर नहीं निकालना बुरी बात है। तो बहुत सिंपल है, 11 लाख है ना भाई इसमें, तो शुरू के 3 लाख पर 0, मैं लिख देता हूँ 0। अगले 3 से 5 मतलब 2 लाख पर 10%, 10,000, क्या सही है? फिर अगले, भाई 11 लाख है तो पूरी रेंज होगी, यूज होगी। 5 लाख से 10 लाख पर मतलब 5 लाख पर 20%, कितना होगा? 1 लाख, है ना? और बैलेंस 10 लाख के ऊपर कितना है? 1 लाख, तो 1 लाख पर 30%, कितना हो जाएगा? 30,000, जोड़ दो, 1,40,000, सही है ना? कितने लोग का 1,40 आया भाई? अच्छा, सबका है, वेरी गुड। आपका भी इतना ही आया होगा मेरे को ऐसा लगता है आसपास। आपका कितना आया था, कुछ याद आ रहा है? कुछ भी? आपका 1,35 आया ना सर, 5,000 रुपये। लेकिन मैं एक फाइल आपको ही दूंगा सर, इनकम टैक्स फाइल मेरी आपको ही दूंगा। भले आप गलत निकाल लो, लेकिन मैं तो काम आपको दूंगा। क्यों? लेकिन काम देते समय लिख लूंगा कि सर ये टैक्स आप पटवा रहे हो, मैं पटा देता हूं, उसके बाद कुछ आए डिमांड विमांड तो आपकी जवाबदारी, काम आपको जरूर दूंगा। कुछ समझ में आ रही बात? ठीक है। तो 140 आए, आपसे कहाँ मिस्टेक हुई सर, थोड़ा मेरे को गाइड करेंगे? अच्छा, इंटू 5% निकालने में दिक्कत हुई, कैलकुलेटर में निकालिए सर। हाँ, अब हो जाएगा। तो आप सर 13 लाख रुपए पे बताओ कितना आएगा? आप भी निकालिए मैडम। दर्शन से कोई लाभ नहीं होगा, दर्शन लाभ नहीं है यहाँ। 13 लाख, 13 लाख, ये सीनियर सिटीजन है, इसकी टोटल इनकम है 13 लाख। प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस मेक्स, अरे वुमन को भी करता है भाई,
इसलिए इन लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट बदलो, 2 लाख आ रहा है, लॉक कर दूं, 13 लाख पे 2 लाख आ रहा है, और निकाल लो भाई। आपका कितना आया? आपका, इनका, आपका कितना है मैडम? कैसे निकाले बताओ? 2 लाख पे 5% निकाले, ठीक है। पहले तो ये नील हो गया, फिर 2 लाख पे 5% कितना आया? 10,000, ठीक है। फिर कितना आया? 40,000, ठीक है। 3 लाख पे 30%, 90,000, ठीक है। जोड़िए, तो ये हो गया आपका 1,40,000 आया मैडम। आप तो 2 लाख बोल रहे थे, मतलब बाजू वाले का सुन के बोल रहे थे। 5 लाख पे 20%, इसको 10,000 को हटाऊं, ये 10,000 नील, पहला नील, दूसरा 10,000, तीसरा 1 लाख, ये चेंज कर देता, फिर तीसरा, ये सही है। नब्बे हजार, अब जोड़ो, आ रहा है क्या? देखो 2 लाख, सही है। स्लैब यूज करना सीख गए हैं, ठीक है। और अगर 80 इयर्स की एज है किसी की, इसको अपन एक नाम देते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। इनकम टैक्स में ऐसा लिखा नहीं है, हम बोलते हैं समझने के लिए सीनियर सिटीजन तो ही। तो अभी इन्होंने एक रेंज बना दिया, जिसने 80 इयर्स के हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? वेरी सीनियर सिटीजन। उसको टैक्स की में और ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब जिसके पास इनकम कमाने की ताकत खत्म हो जाती है जब ये टैक्स में छूट देते हैं। समझ रहे बात को? ये फनी चीज है इनके साथ। तो नील से लेकर 5 लाख तक, 5 लाख तक की टोटल इनकम में कोई टैक्स नहीं, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी इनकी? 5 लाख। फिर रेंज सीधा जंप करेगी 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, मतलब कौन सा रेंज गायब हो गया? 5% वाला गायब हो गया, सीधा 5 लाख तक नीली कर दिया ना इन्होंने। और 5 से 10 में वही रेंज पकड़ लिए, थर्ड वाली, कितना हो गया? 20%, और 10 के ऊपर 30%। तीनों रेंज समझ में आ गई? तो ये एकाएक याद नहीं होगा आपको, बट धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बातचीत करेंगे, याद करने की कोशिश भी मत करना, धीरे धीरे इन टेबल को यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में मैं और कोई टेबल टैक्स का नहीं बताने वाला हूँ, इतना ही है। तो जैसे ये यूज करेंगे याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने स्लैब रेट हो गए? एक डिफॉल्ट का, डिफॉल्ट में कोई चक्कर नहीं है ना। अरे पहले तो आपको मालूम है मेल एसएससी फीमेल एसएससी का भी रेट अलग था अर्लियर, मतलब मेरे ख्याल से कम 20 साल पहले मेल एसएससी फीमेल एसएससी का भी रेट अलग था। फीमेल एसएससी को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ज्यादा दी जाती थी। उसके बाद फिर बहुत आंदोलन हुआ, ये लोग बोले हमको बराबरी का अधिकार चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए, तो दे दिए, बोले चलो बराबर कर लेते हैं। अरे जोक था यार, लेकिन रेट था। आप जब ब्रेक में आपस में बातचीत करोगे ना, आपके डिस्कशंस में, आपके जोक में, आपके गप में भी आपकी पढ़ाई घुसती चली जाएगी और आपके नॉलेज ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएगा, आपका लेवल बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। हम क्या होते हैं, हम पर्सनल स्क्रीन से क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो हमारा माइंड, आज के पेपर में रिसर्च है ना बाहर की, मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें ये दिया है कि जब हम हर चीज़ के लिए एआई का यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए, कोई लेटर लिखने के लिए या कुछ भी करने के लिए एआई का यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को सोचने के लिए हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, तो हमारी डिसीजन लेने की पावर, क्योंकि बॉडी का सीधा सिद्धांत है यूज इट और लूज इट, समझ रहे ना, यूज इट और लूज इट। आप जिस चीज़ का यूज़ करेंगे वो स्ट्रांग होते जाएगी। जिम में भी जाते हैं, अगर हाथ का बहुत यूज़ कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पावर बढ़ जाता है ना, तो बॉडी को लगता नहीं यार इसको तो इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ की मसल्स वगैरह बढ़ा देता है। तो वैसा ही पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारे माइंड का भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, यूज इट और लूज इट। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए फट से आप गूगल का सपोर्ट ले रहे हैं, एआई का सपोर्ट ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके माइंड को सोचने की क्षमता, उनको क्या लगेगा माइंड को, यार ये सब चीज़ की तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे 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 आपकी वो निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग,
और नई चीज सोचने की ताकत आपकी वीक होते चले जाएगी। यूज लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज है, लेकिन अपने को अपग्रेड करते हुए यूज लेना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर से सब कैलकुलेशन करते हो ना। पहले कैलकुलेटर कब से अलाउ हुआ आप लोग को? फाउंडेशन से। 12th में नहीं था, तो 12th में अब देखना फाउंडेशन के बाद से अब आपने देखना धीरे धीरे क्या होगा आपके साथ, अब करना ही पड़ेगा यूज। छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए भी ना आप कैलकुलेटर यूज करोगे, समझ रहे ना। आप मैं बोलूंगा हाँ भाई 25 लाख का 10% निकालो, तो आप लिखोगे 25 लाख इंटू 10%, समझ रहे हो। वो बेचारे उसकी आत्मा से आवाज आती है, भाई क्या कर रहा है, मेरा क्या यूज ले रहा है, एक जीरो ही तो हटाना है। मेरी बात समझ रहे ना। तो कोशिश ये भी करना चाहिए, कैलकुलेटर यूज अलाउ है, लेकिन अपने माइंड को शार्प करना है। कोशिश करना चाहिए, रखो कैलकुलेटर फट से, कोशिश करो कि माइंड से निकले वो। जितना शार्प होते जाएगा उतना क्रिएटिव बनेगा। कई लोग कंप्लेंट बताता हूं मैं आपको, इंटर में कई सारे सब्जेक्ट में क्या होता है, सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, वो केवल फॉर्मेट की टेंशन लेते रहते हैं। इनकम टैक्स में कई लोग आते हैं मेरे पास, सर इसका फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है। भाई आज से लेकर आखिरी क्लास तक मैं एक ही फॉर्मेट यूज करूंगा, डबल कॉलम। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा और 2 अमाउंट के कॉलम रहेंगे, जिसमें अंदर का कॉलम कोई छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए रहेगा, नहीं है तो सीधा बाहर फिगर निकालो, टोटल करो। उसके बाद भी हर बार आता है, सर इसका मेरे को ना फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखना भैया, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आ रहा है एग्जाम में। तो ये इसमें तकलीफ क्यों पाते हैं अपन, प्रोविजन पता है लेकिन हम बना के नहीं आ पाए, मतलब हमारा क्रिएशन पूरा जीरो हो गया है। क्रिएटिव रहना चाहिए। पागल थोड़ी ना स्कूल में जो पेंटिंग वेंटिंग कराते हैं उसका क्या, बिल्कुल क्रिएटिव बनाने के लिए कराते हैं वो। तो ये क्रिएटिव बने रहना है अपन को। आप जब फ्रेंड्स के बीच में बैठ के गप मारते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, वो कुछ बोलता है तो आप बोलते हो कैसे बोल रहा है ये, उस दिन तो ये बोल रहा था और उस दिन ऐसा नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं बात करवा देता हूँ तो रोहित ये बोल रहा है। अपना माइंड कितना एक्टिव है देखो आप, अपना माइंड एनालिटिकल हो गया है, शार्प है ना। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तुम लोग बात कर लो, मैं न्यूट्रल हूँ। अभी तो गधे हो जाओगे, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए कभी भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बढ़िया चीज देखते हैं अपन, क्या लिखा है देखो। टैक्स के रेट समझ में आ गया क्या? अभी तक क्या पढ़े अपन बता रहा हूँ, 2 मिनट और ले लूँ आपका, ठीक है। थक गए क्या? हाँ नहीं, इस बार दूसरा डायलॉग दूंगा इंटर में। अभी तक हमने पढ़ा इनकम टैक्स जो है वो कई सेक्शंस में बटा हुआ है। इसमें मेन सेक्शन मैंने आपको बोला सेक्शन 4 जो बोलता है एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम एज पर द रेट गिवन इन रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट एंड सम स्पेशल रेट गिवन इन इनकम टैक्स, जो अभी ये दिख रहा है आपको, ये बोले कल बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एवरी पर्सन, तो मैं पर्सन को समझा दिया आपको, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाया, उसमें लिखी हुई है, बाद में देख लेंगे, है ना। और टोटल इनकम भी बता दिया कैसे निकालना है भैया। 5 हेड, उसको टोटल कर लो, क्लबिंग और सेटअप को ध्यान रखो, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, डिडक्शन माइनस कर लो, आगे टोटल इनकम। बस इतनी छोटी सी बात है। उस टोटल इनकम में टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालना है, उसके लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में, मतलब न्यू टैक्स रिजिम में 1 स्लैब रेट है बस, चाहे कोई भी हो, और ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 रेट। बात के जो है वो 60 और 80 ईयर्स वालों के लिए, और पहला वाला सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात करूं तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 4 लाख के फाइनल एक ही है, और बाकी में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। क्या सही बोला क्या? 2.5 समझते हैं ना, 2.5, 2.5 लाख, 3 लाख और 5, 2.5 समझते हैं पक्का ना? 1.5 भी समझते होंगे, हाँ समझ गए ना। हाँ, तो ये लिमिट हो गई। और इस पे छोटा छोटा मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है कि भाई चलो इसको बताओ, इसको बताओ, उसको थोड़ा बहुत आपस में भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट, है ना। तो कोई भी गर्ल्स लोग इसलिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे यार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम क्यों करें, ऐसा नहीं करना भाई प्लीज, है ना। प्रैक्टिस करना है। अब क्या बताऊंगा मैं आपको, कल बता दूंगा क्या बताऊंगा। टैक्स रेट ऑन सम स्पेशल इनकम, जिसमें स्लैब नहीं लगेगा, सीधा टैक्स लगेगा। ये देखिए नीचे टेबल दिख रहा है, बस ब्रीफ करके भेज रहा हूं। एक सेक्शन दिया हुआ है देखो यहां पर, सेक्शन 112, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या है, उस पर भी कल बात करेंगे। एक टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर वेयर बेचते हैं उसका टैक्स रेट अलग है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब शुरू के 3 सेक्शन कैपिटल गेन चैप्टर से रिलेटेड है। इतना तो समझ में आ गया। और बाकी के 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन आपकी विनिंग इनकम से रिलेटेड है। एक है नॉर्मल विनिंग, एक है
ऑनलाइन गेम की विनिंग, पहले वो भी एक ही था, इस बार से 2 बार से अलग कर दिया उसको। ऑनलाइन गेम में जो विनिंग होती है उसके ऊपर टैक्स रेट है। और एक है अनएक्सप्लेन्ड मनी, सिंपल लैंग्वेज बोले तो ब्लैक मनी। कोई ऐसी अमाउंट पकड़ में आ गई है, डिपार्टमेंट ने सर्वे किया या सर्च किया, बताया ना मैंने आपको, उसमें मान लो आप किसी के सर्वे किया, पता लगा उसके शॉप में लॉकर में खोले तो 1 करोड़ रुपए कैश निकल आया। तो कैश मतलब कैश इन हैंड, आप तो जानते हो कैश इन हैंड। तो बोले भाई तेरा कैश बुक दिखा, कैश बुक में दिखा 525 रुपए 12 ने, तो कैश बैलेंस कितना दिख रहा है 525 रुपए, और एक्चुअल कैश फिजिकल कितना मेरा 1 करोड़। तो बोले भाई तेरा कैश बुक में तो इतना दिख रहा है, फिजिकली चेंज हो गया, ये कहाँ से आया? बोला सर ये कहाँ से आया सर, वो पता नहीं, मैं कल सवेरे लॉकर खोला ना तो पड़ा हुआ था। इसको बोलते हैं नॉट गिवन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, समझ रहे ना? या तो बताता कि सर उसने छोड़ के गया है तो फिर उसके पास जाते। तो ये है अनएक्सप्लेन्ड मनी। इस अनएक्सप्लेन्ड मनी को सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम मान लेगा। क्या बोल देगा? ये आपकी क्या है? इनकम। इनकम में टैक्स नहीं दे दे के ही बचाया आपने इसको, और इनकम मान के बड़े प्यार से उसमें 60% टैक्स लगाएगा, मतलब 1 करोड़ रुपए पे 60 लाख टैक्स लगाएगा। और आप ऐसा मत समझना कि आप बच गए यार, चलो पैसे तो बचे, ये तो लगा है टैक्स। उसके बाद उस टैक्स पे लगेगा फिक्स 25% सरचार्ज, उसके बाद लगेगा 4% एजुकेशन सेस, ऐसा जोड़ जोड़ के टोटल 78% बैठता है। आप कैलकुलेटर में निकाल के देख लो, निकाल के देखो क्या 78 में सही बोल रहा हूं? प्लस 25% जोड़ो प्लस 4% जोड़ो, मतलब 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया ना, तो 78 लाख तो एकदम धर्म के टैक्स के ले लेंगे वो। कितने लोग निकाल पाए? 78% निकाल पाए, बाकी लोग नहीं निकाल पाए। आपस में बात करना, ढूंढना, मैं तो बताऊंगा ही कल, आप ढूंढना। इसके बाद इनकम टैक्स बोलेगा भाई आप टैक्स ले लिया हमने, अब आपने क्योंकि इनकम छुपा के रखी थी तो हम आपके ऊपर पेनाल्टी की कार्रवाई शुरू करेंगे। फिर क्या? तो कार्रवाई, ये तो टैक्स हुआ ना, अब पेनाल्टी की कार्रवाई शुरू करेंगे, और ये पेनाल्टी जो है 200% तक जा सकती है। मतलब अगर 200% चले गए तो 78 इंटू 2 मतलब 156, मतलब 1 करोड़ 56 लाख की क्या लगेगी पेनाल्टी, और 78 लाख तो चले गए, तो उसको भी जोड़ के देखते हैं। 234 पकड़ में कितना आया था? अभी समझ में आ रहा है कि इनकम टैक्स सर्वे करता है तो क्यों डर लगता है ना? आम जनता जैसा मत सोचना, आपको इसका इफेक्ट समझ में आना चाहिए। दिस इज इफेक्ट। तो ये बस टोटल मैं पूरे सिलेबस में आपको 6 ही स्पेशल इनकम बताऊंगा, ज्यादा है फाइनल में और भी 10-12 और पढ़ेंगे, टोटल 6 पढ़ेंगे। तो 4 स्लैब 6 स्पेशल इनकम फॉर कंप्लीट इंटर सिलेबस, इसकी प्रैक्टिस करना, कल बात करेंगे इसमें, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा चीज सिखाया हूं आज के ज्ञान के रूप में क्या है? मोबाइल को बैग में रखना है स्विच ऑफ मोड में, और जरूरत नहीं है तो नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे सर? गप मारो आप, आपको कोई पढ़ाई की बात नहीं करनी है।